हेलो हाय नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका 12th क्लास की फिजिक्स में। ईएमआई पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यूनिट नंबर 4। और लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? अबाउट मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चंस करें, कोई भी डाउट होता है वो मुझे पूछें। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं इसी यूनिट का। नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ मतलब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, कुछ इस तरह से हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे। ये एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, इसको हम कॉइल भी कह सकते हैं, इसको इंडक्टर भी कह सकते हैं। ये कॉइल है और ये बैटरी है, जैसे सेल या बैटरी है, और ये की है। समझ गए? अब मैं जैसे इस की को क्लोज करता हूँ, मैं जैसे इस की को क्लोज करूंगा तो क्या होता है? अब देखिए, आपको कहोगे कि होगा क्या, इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा इस कॉइल में। लेकिन आपका कहना और मेरे कहने में थोड़ा फर्क है। जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो जस्ट बिफोर प्रेसिंग द की को प्रेस करने से जस्ट पहले सर्किट में करंट जीरो था। करंट जीरो था क्योंकि ये एक सोलेनोइड भी है, तो इसमें करंट नहीं था, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं था, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं था। जैसे ही आप की को प्रेस करते हैं, तो जैसे की को प्रेस करेंगे तो करंट जीरो से एकदम बढ़ना शुरू होगा। करंट जीरो से वैल्यू करंट की बढ़ेगी। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो बढ़ेगा। भैया है तो सोलेनोइड ही, तो इसके अंदर फ्लक्स भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो एज वी प्रेस द की, करंट जस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग, करंट जस्ट इंक्रीज होना शुरू होगा। और जैसे करंट जीरो से बढ़ना शुरू होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो भी बढ़ेगा, क्योंकि सोलेनोइड ही तो एक तरह से, पहले सोलेनोइड तो बोलते थे इसको। और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट परमिएबिलिटी जो इसके अंदर है वैक्यूम की, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई करंट है। तो करंट जीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो था। और जैसे करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग, एज आई करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, वो भी चेंज होने लगेगा। तो जैसे इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। या पढ़ चुके हैं कि जैसे किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो एज वी प्रेस द की, करंट जस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्टार्ट हो जाता है बढ़ना, चेंज होना। और हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू, फैराडे लॉ से, कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसके अंदर इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फिर हमने लेंज लॉ पढ़ा था, तो लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हमेशा चेंज को अपोज करते हैं। जिस कारण फ्लक्स बढ़ रहा है ना, उस वजह को अपोज करता है। तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ने की वजह क्या है? फ्लक्स बढ़ने की वजह है इस बैटरी का ईएमएफ, जिसके कारण करंट बढ़ रहा है। इस बैटरी के ईएमएफ के कारण करंट बढ़ रहा है, करंट के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ। तो ईएमएफ किसके कारण आ रहा है? ये करंट चेंज होने के कारण, यानी कि करंट बढ़ने के कारण। और उसे कौन बढ़ा रहा है? बैटरी का ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? इस करंट को बढ़ने से रोकेगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। तो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने का तो उस वजह को अपोज करता है जिस वजह से फ्लक्स चेंज हो रहे हैं। और फ्लक्स चेंज होने की वजह क्या है? इस करंट का बढ़ना। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस करंट को ही बढ़ने से रोकेगा। मतलब कॉइल खुद अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करके अपने अंदर जो करंट चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो उसको अपोज कर रहा है, करंट को बढ़ने से रोक रहा है। और जब करंट मैक्सिमम हो, क्योंकि करंट को रोक रहे हैं, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ तो करंट को अपोज कर रहे हैं कि मत बढ़, लेकिन बैटरी का जो ईएमएफ है वो करंट को बढ़ा रहा है। ठीक है ना? तो इस वजह से क्या होगा कि करंट की वैल्यू इंस्टेंटली मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि इस करंट को, जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, उसको दो दो ईएमएफ मिल रहे हैं। एक सेल का जो उसको सपोर्ट कर रहा है, और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है वो उसको अपोज कर रहे हैं, जिस वजह से करंट इंस्टेंटली मैक्सिमम नहीं होगा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ गए? तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कॉइल खुद अपने अंदर करंट की स्ट्रेंथ को अपोज कर रही है, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। फाइनली इसका ईएमएफ ज्यादा रहेगा तो वो ओवरऑल क्या होगा कि करंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम हो जाएगी तो फ्लक्स भी मैक्सिमम हो जाएगा।
भाई आई मैक्सिमम तो फील्ड मैक्सिमम, फ्लक्स भी मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब कांस्टेंट, और फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करंट फ्लो करता रहेगा मैक्सिमम करंट। फिर जैसे हम की को ओपन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम से घट के एकदम जीरो आएगी। लेकिन जैसे ही करंट की वैल्यू मैक्सिमम से घटना शुरू होगी तो फ्लक्स भी तो घटना शुरू होगा, फ्लक्स घटना शुरू होगा। अब फ्लक्स घटना शुरू होगा यानी कि चेंज होना शुरू हुआ फ्लक्स, फिर से ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा, फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो वो क्या करेगा, करंट को घटने से रोकेगा कि भाई तू घट मत, क्योंकि घटने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो करंट एकदम से घटेगा भी नहीं, वो धीरे धीरे घटेगा, और जब बढ़ रहा था तो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो मतलब कॉइल खुद अपने अंदर चेंज इन करंट को अपोज कर रहे हैं, करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ने से या घटने से रोकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कॉइल की उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। हम करंट बढ़ा रहे हैं, वो करंट को बढ़ने से रोक रहा है, फिर हम घटाते हैं तो घटने से रोकता है। तो इस तरह से वो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट थ्रू इट, जिसके कारण वो अपने अंदर करंट की स्ट्रेंथ को चेंज होने से अपोज करती है। बाय कैसे, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करके ये ऐसा करती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। मान लीजिए I इज द करंट इन कॉइल एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि करंट तो लगातार चेंज हो रहा है, तो मान लो किसी इंस्टेंट पे करंट कितना है I, तो फाई मान लीजिए क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल। तो मान लो उस टाइम पे इसके थ्रू फ्लक्स कितना है फाई, किसी टाइम पे मान लो करंट कितना है कॉइल में I, तो फ्लक्स कितना है फाई। तो हमें क्या पता है कि जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही ज्यादा फ्लक्स, जितना ज्यादा करंट उतना ही मैग्नेटिक फील्ड और उतना ज्यादा फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और फाई इज इक्वल टू LI। तो यहाँ पे फाई फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट और फाई इज इक्वल टू LI। यहाँ पे L क्या है, कांस्टेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर कि जो L है वो फाई अपॉन I है, फाई अपॉन I। इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस L की जो यूनिट है वो क्या है, हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट क्या है, हेनरी। और हम 1 हेनरी को डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, आई होप यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे, एज फाई इज इक्वल टू LI, सो L इज इक्वल टू फाई अपॉन I। तो यहाँ पे L हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर और करंट एम्पियर, यानी कि 1 वेबर पर एम्पियर। तो हम हेनरी कब कहेंगे किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, इफ 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। सो सेल्फ inductance of a coil is said to be 1 Henry if 1 Weber magnetic flux is linked with coil when 1 ampere current flows through it। तो हम क्या कहेंगे कि 1 हेनरी उसका सेल्फ इंडक्टेंस है जब एक करंट एम्पियर करंट देने पे 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा हो। अब आपको इसके डेफिनेशन में और भी कराऊंगा आगे, लेकिन आज फिलहाल इतना ही आप रिवाइज कर लें, पिछले न्यूमेरिकल्स कर लें, और L सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला ये ड्राइव करके मुझे बताएंगे और सेंड करेंगे। थैंक यू।